हेलो एवरीवन। सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति को हमने लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया था। आज के लेक्चर में हम जो राष्ट्रपति के कुछ कार्य या कर्तव्य जो बच गए थे या राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ बच गई थी उनको पढ़ेंगे। साथ ही हम उपराष्ट्रपति को भी चालू कर लेंगे आज के लेक्चर में। संघीय कार्यपालिका आपका टॉपिक है, ठीक है ना। संघीय कार्यपालिका में हमें सब कुछ पढ़ना है, सब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, इन सबको हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति की लगभग हमने सभी शक्तियाँ, कार्य, कर्तव्य पढ़ लिए थे, ठीक है ना। हमने क्षमादान की शक्ति पढ़ ली थी राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पढ़ ली थी सारी। साथ ही मैंने उससे संबंधित जो आर्टिकल होते हैं वो आर्टिकल भी मैंने आपको पढ़ा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को आज हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं वीटो शक्ति होती क्या है। देखो, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति दे देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। कोई भी जो भी विधेयक होता है, ठीक ना, कोई भी चीज़ हम लाना चाहते हैं, कोई भी कानून लाना चाहती है, ठीक है ना, संसद सदस्य हैं जो सरकार है, जैसे केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार कोई भी कानून लाती है या लाना चाहती है तो वो क्या करती है, उससे संबंधित एक विधेयक प्रस्तुत करती है, ठीक है ना, संसद में, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी। फिर जब वो दोनों सदनों से पास हो जाता है तो फिर क्या करता है, वो जाता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति उस पर क्या करता है, अपनी सहमति देता है, तब वो क्या होता है, अधिनियम बनता है। तो उसी राष्ट्रपति की सहमति से संबंधित जो शक्तियाँ हैं वही हैं वीटो पावर। समझ आप बात को। तो वही चीज़ें लिखी हुई है कि यदि जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है, ठीक ना, तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं। समझ आप। तो वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। जब राष्ट्रपति के सामने कोई विधेयक पेश होता है तो उसके पास में तीन विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। वह विधेयक धन विधेयक को छोड़कर संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, ठीक है ना। तो तीन उसके पास में क्या है, उसके पास में कंडीशन है। यदि कोई विधेयक उसके पास जाता है तो वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे, या फिर विधेयक को पर स्वीकृति को सुरक्षित रख ले, या फिर वह विधेयक को क्या करे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे। याद रखना, राष्ट्रपति कभी भी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ठीक है। फिर देखो आगे। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति होती है, अर्थात वह विधेयकों को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। मतलब कि संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे सकता है, उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। इसी पावर को कहते हैं वीटो शक्ति। समझ आप बात को। और यदि उसने पुनर्विचार के लिए भेजा है, ठीक है ना, फिर से उसने भेज दिया विधेयक को वापस सरकार के पास कि इस पर पुनर्विचार करो, और सरकार बिना किसी संशोधन के या उस पर पुनर्विचार करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो फिर राष्ट्रपति बाध्य है उस पर सहमति देने के लिए। आगे बात समझ। फिर देखो फिर देखो एक नोट देखो, वीटो। वीटो मतलब ये वीटो लिखा मैंने, ठीक है, समझ आप, वीटो, ठीक है। तो वीटो लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रोकना, ठीक है ना। फिर भारत के राष्ट्रपति में तीन प्रकार की वीटो शक्ति नहीं था, ठीक ना। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो शक्ति है, तीन प्रकार की वीटो शक्ति है। तब हम उन वीटो शक्तियों को पढ़ते हैं, ये पेपर में आती हैं, इनको अच्छे से देख लेना, ध्यान से देख लेना। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ। देखो, पहली अत्यंतिक वीटो, विधेयक पर पूर्णता असहमति। मतलब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा और राष्ट्रपति ने क्या किया, उस पर पूर्णता असहमति दे दी, तो उसको बोलते हैं अत्यंतिक वीटो। राष्ट्रपति की अत्यंतिक वीटो शक्ति, समझ रहे। अब राष्ट्रपति जो है ये अत्यंतिक वीटो मतलब विधेयक पर पूर्णता असहमति देना, इसका प्रयोग कौन कौन से विधेयक पर कर सकता है। तो देखो वो विधेयक मैंने नीचे लिख दिया कि किन किन विधेयकों पर राष्ट्रपति अत्यंतिक वीटो क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। तो देखो, पहला विधेयक मैंने लिख दिया, गैर सरकारी विधेयक पर, गैर सरकारी विधेयकों पर अत्यंतिक वीटो का उपयोग कर सकता है राष्ट्रपति। दूसरा मैंने लिख दिया राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर। तो राज्यपाल ने जो राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित किए हैं, ठीक है ना, जो राज्य की विधानसभा होती हैं
वो अपने यहाँ पे कानून पारित करती हैं और वो राज्यपाल के पास भेजती हैं, ठीक है। राज्यपाल अपनी सहमति दे देता है तो वो कानून बन जाता है राज्य में। लेकिन राज्यपाल के पास एक और शक्ति होती है कि वह राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किसी अधिनियम या किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ, मतलब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित कर सकता है, ठीक है ना। तो वही सब चीज़ें देखो लिखी हुई हैं कि अत्यंतिक वीटो का मतलब है कि विधेयक जो राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत हुआ है उस पर वो क्या कर दे, पूर्णतः असहमति दे दे। तो पूर्णतः असहमति या अत्यंतिक वीटो का प्रयोग वह किन विधेयकों पर कर सकता है, वो विधेयक मैंने नीचे लिख दिए, गैर सरकारी विधेयकों पर। गैर सरकारी विधेयक मतलब संसद का कोई भी सदस्य जो सरकार का अंग नहीं है, केंद्र सरकार का अंग नहीं है, वो विधेयक ला सकता है, तो उस पर वो अत्यंतिक वीटो का उपयोग कर सकता है राष्ट्रपति। फिर देखो राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर, राज्यपाल यदि कोई विधेयक आरक्षित करते हैं राष्ट्रपति के लिए तो उस पर भी वह अत्यंतिक वीटो उपयोग कर सकता है। और ऐसे विधेयकों पर भी जब मंत्रिमंडल क्या कर दे, त्यागपत्र दे दे, मतलब सरकारी विधेयकों पर जब मंत्रिमंडल क्या कर दे, त्यागपत्र दे दे, इसका मतलब ये है कि मान लो कहीं पर किसी राज्य में कोई सरकार है, ठीक है ना, देश में सरकार है मान लो केंद्र में या किसी पार्टी की, उसने बहुमत से दोनों सदनों से क्या हुआ, कोई विधेयक पास कर दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब क्या हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव उस सरकार के खिलाफ पारित हो गया लोकसभा में। अब वो सरकार गिरने वाली है, लेकिन उसके पहले, गिरने के पहले उसने क्या किया था, एक विधेयक पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। आ रही बात समझ में। तो जब वो सरकार गिरने वाली है तो उसका क्या होगा, मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देगा। तो ऐसी स्थिति में वो जो विधेयक सरकार ने पास किया था उस पर वो अत्यंतिक वीटो का उपयोग कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति। आगे बात समझ में, ये था अत्यंतिक वीटो। फिर देखो एक होता है निलंबनकारी वीटो। तो इसमें क्या होता है निलंबनकारी वीटो में, इसमें वह राष्ट्रपति क्या करता है, विधेयक को पुनः विचार हेतु लौटा देता है, ठीक है ना। सरकार ने कोई विधेयक भेजा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति को लगा कि इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ है या उसको लगा कि अभी भी सही नहीं है कोई चीज़, तो वो क्या करेगा, पुनर्विचार के लिए सरकार को वापस भेज देगा, ठीक है ना। 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये शक्ति जो राष्ट्रपति को प्रदान की गई है कि पुनर्विचार के लिए लौटाना, ये प्रदान की गई 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। तो मतलब निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या है कि विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, ठीक है। और पुनः यदि मंत्रिपरिषद द्वारा विधेयक प्रेषित करने पर सहमति देने हेतु बाध्य, मतलब कि उसने पुनर्विचार के लिए भेजा मंत्रिपरिषद के पास या सरकार के पास, और मंत्रिपरिषद ने क्या किया, उसमें कुछ संशोधन कर दिया, या मान लो उसने संशोधन नहीं किया, पुनः ज्यों का त्यों जैसा जैसा था वैसे के वैसा फिर से पहुंचा दिया राष्ट्रपति पर, तो फिर राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, उस पर सहमति देनी पड़ेगी। आगे बात समझ में। अब जो जो आपका निलंबनकारी वीटो है, मतलब विधेयक को पुनर्विचार के लिए सरकार को लौटाना, ये धन विधेयकों पर यूज नहीं कर सकते, आप कर नहीं सकता मतलब राष्ट्रपति। तो देखो वही चीज़ लिखी मैंने, धन विधेयक के संबंध में इस वीटो का उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। धन विधेयक के संबंध में किस वीटो का उपयोग नहीं कर सकते, निलंबनकारी वीटो का उपयोग नहीं कर सकते। समझ रहे आप बात को, ठीक है। अत्यंतिक वीटो का उपयोग भी नहीं कर सकते धन विधेयक के संबंध। फिर देखो पॉकेट वीटो, ना तो पूर्णतः असहमति और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाना। पॉकेट वीटो में क्या होता है, पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति ना उस पर सहमति देता है ना उस पर असहमति जाहिर करता है, बल्कि उसे वह अपने पास रख लेता है, मतलब अपनी जेब में रख लेता है, समझ रहे। उस पर ना कोई सहमति देता है ना असहमति देता है, तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, समझ रहे। सर्वप्रथम पॉकेट वीटो का उपयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे। उन्होंने डाकघर संशोधन अधिनियम, डाकघर संशोधन विधेयक एक पारित हुआ था संसद द्वारा, उस पर उन्होंने पॉकेट वीटो का यूज़ किया था और डाकघर संशोधन विधेयक पर ना उन्होंने सहमति दी ना उन्होंने असहमति दी और अपने पास उसको रख लिया अनिश्चित काल के लिए, समझ आप। तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो ये वीटो शक्तियाँ हैं काय किसकी, राष्ट्रपति की। वही सब चीज़ें मैंने देखो लिखी हुई हैं। देखो पॉकेट वीटो में विधेयक पर न सहमति, न अस्वीकृत करना और ना ही लौटाना, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित करना है, इसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो। फिर देखो अगली हेडिंग, अब अगली हेडिंग जो है वो है राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो, समझ आप। तो देखो देखते हैं इसमें राज्य विधायिकाओं, राज्य विधायिका से मतलब समझ रहे आप, राज्य विधायिका मतलब संविधान, वो संविधान सभा कह रहा हूँ, विधानसभा, राज्यों की जो विधानसभा होती है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली इसको बोलते हैं, वो उनकी बात हो रही है। तो देखो राज्य विधायिकाओं के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियाँ। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति
यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ लाया गया है उस पर अपनी स्वीकृति देता है। आ रही बात समझ में? राज्य विधायिका के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है, बशर्ते जो राज्य विधायिका द्वारा जो कानून पारित हुआ है वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाए, राष्ट्रपति के विचार करने के लिए आरक्षित किया जाए। समझ रहे? किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। नहीं तो क्या होता है जनरली ये होता है कि राज्य विधायिका यानी विधानसभा द्वारा कोई विधेयक पारित होता है तो वो जाता है राज्यपाल के पास और राज्यपाल उस पर साइन कर देते हैं, वो कानून बन जाता है या वो अधिनियम बन जाता है, ठीक है, नियम बन जाता है। लेकिन यदि राज्यपाल क्या करते हैं, कोई विधेयक जो है जो राज्य विधानसभा ने पारित किया है उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेते हैं, तो फिर राष्ट्रपति के पास क्या है, उसके लिए वीटो शक्ति उपलब्ध है। समझ आप? अब देखो आगे, देखो फिर से पढ़ो। राज्य विधायिका के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास क्या है, वीटो शक्तियाँ हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति, यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ लाया गया हो, उस पर अपनी स्वीकृति देता है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उसके पास 4 विकल्प होते हैं। अब देखो, कोई विधेयक जो है वो राज्य विधायिका द्वारा या विधानसभा द्वारा पारित करके राज्यपाल के पास भेजा गया, तो राज्यपाल के पास कितने विकल्प हैं? 3 विकल्प हैं। देखो, पहला विकल्प क्या है राज्यपाल के पास? वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। ठीक है, वह विधेयक पर क्या करे, अपनी स्वीकृति दे दी, कौन? राज्यपाल। अथवा वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, कौन? राज्यपाल। समझ आप? वह विधेयक यदि धन विधेयक ना हो को राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। समझ आप बात को? यदि राज्यपाल के लिए कोई विधेयक आता है पारित होकर राज्य विधानसभा से, तो उसके पास में 3 विकल्प हैं। सबसे पहला विकल्प तो क्या है, वह स्वीकृति दे सकता है। समझ रहे बात को आप? दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प उसके पास में है कि वह स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। तीसरा विकल्प उसके पास क्या है कि वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन धन विधेयक को राज्यपाल, राज्य के धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। यही चीज़ लिखी है यहाँ पर। अगली बात समझ। और चौथा विकल्प क्या है? चौथा विकल्प ये है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। ठीक है ना, 4 विकल्प होते ना, 4 विकल्प। तो चौथा विकल्प क्या है उसके पास में, राज्यपाल के पास में, जो राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक है उसको क्या करे, राष्ट्रपति के लिए क्या कर ले, राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। अब जब राष्ट्रपति के विचाराधीन उसने आरक्षित कर लिया किसी विधेयक को राज्य विधानसभा के, अब यहाँ से चालू होती है वीटो शक्ति राष्ट्रपति की, काय के ऊपर, राज्य विधायिका के ऊपर। अब उसको पढ़ना है हमें। आ रही बात समझ में? आ रही? देखो फिर से बताता हूँ। राज्यपाल द्वारा यदि कोई विधेयक है राज्य विधानसभा द्वारा जो पारित किया गया है उसको राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर लिया गया है, तो यहाँ से चालू हो रही है किसकी, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति राज्य विधायिका पर। अब यहाँ पर उस विधेयक पर जो राज्य विधानसभा द्वारा पारित हुआ है उस पर राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ क्या हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो देखो, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं अनुच्छेद 201 के तहत। ये याद रखना, देखो अनुच्छेद को, ठीक है, अनुच्छेद याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राज्यपाल द्वारा आरक्षित किया जाता है, वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 201 के तहत। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प होते हैं? 3 विकल्प होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 201 के तहत। तो देखो, तो राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प हैं? 3 विकल्प हैं। देखो, पहला विकल्प देखो, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। ठीक है, दूसरा विकल्प दो, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है। ठीक है, तीसरा देखो विकल्प उसके पास क्या है राष्ट्रपति का, वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे। समझ आप बात को? राज्य विधायिका का कोई विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प है। सबसे पहला विकल्प तो है कि वह स्वीकृति दे सकता है। दूसरा विकल्प है कि वह विधेयक, ठीक है ना, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। और तीसरा विकल्प है वह राज्यपाल को क्या कर सकता है, निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को पुनः लौटा दे राज्य विधायिका के पास। यदि वो धन विधेयक है तो धन विधेयक को नहीं भेज सकता वो। समझ आप? धन विधेयक को पुनः विचारने के लिए राष्ट्रपति भी नहीं लौटा सकते हैं राज्य का धन विधेयक है यदि वो। आगे बात है में फिर देखो, अब जब पुनर्विचार के लिए मान लो लौटा दिया, ठीक है ना, तीसरी कंडीशन लग गई कि राष्ट्रपति ने क्या किया, पुनर्विचार के लिए भेज दिया वापस राज्यपाल को।
वहाँ पे राज्यपाल क्या करेंगे, राज्यपाल सरकार को भेजेंगे, राज्य सरकार को वापस। अब देखो, राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है। किसको? जो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने भेजा था, ठीक है ना, विधेयक। किसको? जो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने भेजा था विधेयक, राज्यपाल को, और राज्यपाल ने किसको दिया? सरकार को। सरकार ने फिर से विधायिका में पास कराया, ठीक है। तो उसी की बात हो रही। तो राज्य विधायिका द्वारा किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है यदि वो विधेयक, तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। समझ रहे आप? ऊपर जब हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति केंद्र सरकार द्वारा पारित विधेयक के संबंध में, तब मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था कि वो पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, और यदि फिर से प्रेषित होता है वही विधेयक उसके पास में, चाहे वो उसमें संशोधन हुआ हो चाहे ना हुआ हो, जो का त्यों आ गया हो, तो वो फिर दोबारा उसको सहमति देनी पड़ेगी, वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता। लेकिन जो राज्य विधायिका से पारित जो विधेयक हैं, यदि वो राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं और राष्ट्रपति एक बार उनको पुनर्विचार के लिए भेज देता है, और फिर विधायिका फिर से राष्ट्रपति को वही विधेयक प्रेषित करती है, तो राष्ट्रपति यहाँ पर राज्य विधायिका द्वारा फिर से प्रेषित किए गए विधेयक पर क्या है? सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। आ गई बात समझ? लिखा है, इसको पढ़ना, ठीक है ना, आपने खुद से पढ़ना एक बार, तो आपको समझ आएगी ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो राष्ट्रपति इस पर अपनी क्या है? सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। इसका अर्थ है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती। राज्य विधायिका जो है वो राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त संविधान में यह समय सीमा भी तय नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय दे। समझ रहे? तो साथ ही साथ संविधान में कोई समय सीमा भी तय नहीं है। यदि राज्यपाल ने कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा है आरक्षित, तो राष्ट्रपति उस पर कब तक अपना निर्णय दे, ऐसे कोई समय सीमा नहीं लिखी संविधान में। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधेयकों पर अपना जेबी वीटो का उपयोग कर सकता है, ठीक है ना। पॉकेट वीटो का उपयोग जो राष्ट्रपति है वो यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित समय सीमा है ही नहीं है, कोई संविधान में लिखा ही नहीं है कि यदि मान लो राज्य विधायिका वाला कोई विधेयक आपके पास आया, राज्यपाल ने भेजा किसी राज्य के, तो आप उस पर कब तक अपना निर्णय दोगे, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है संविधान में, ठीक है। राष्ट्रपति को निर्भर करता है वो कब तक देंगे निर्णय। तो इस वजह से वो क्या कर सकते हैं? पॉकेट वीटो का उपयोग कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। अब देखो राष्ट्रपति से संबंधित देखो कुछ तथ्य देख लो, ठीक है ना। कुछ तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ राष्ट्रपति से संबंधित। तो देखो, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशें, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। कौन? राजेंद्र प्रसाद। तो याद रख लेना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। साथ ही साथ आपको एक काम करना है, मैंने आपको एक टेबल बना के नहीं दी, ठीक है ना। टेबल मैंने आपको नहीं बनाई है, क्या है कि सारे राष्ट्रपतियों की, जितने भी हमारे भारत देश के जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं या जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, उनकी आप एक टेबल देख लेना कहीं से भी, किसी भी बुक में आपको मिल जाएगी, पॉलिटी के लूसेंट में देख लेना, लूसेंट में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना। मैंने बस कुछ फैक्ट लिख दिए राष्ट्रपति से संबंधित, ठीक है ना। और मैंने आपके लिए टेबल नहीं बनाई, तो आप एक टेबल जरूर देख लेना, लूसेंट से देख लेना, लूसेंट से देख पा तो लूसेंट जिसमें राष्ट्रपति दिए हों, उनका कार्यकाल दिया हो, ठीक है ना। और जितने भी अभी तक राष्ट्रपति हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर लास्ट द्रौपदी मुर्मू तक, वो सारे आप देख लेना एक बार, ठीक है। अब और देखते हैं थोड़ा बहुत, एक दो और फैक्ट हैं राष्ट्रपति से संबंधित। तो देखो, डॉक्टर एस राधाकृष्ण लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे, ठीक है ना। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो क्या हुआ, वो हैं 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, 1 बार राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, समझ आप। अब केवल बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। मैंने आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया था ना किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब सबको समान वोट मिलते हैं और स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो जो सबसे लास्ट वाला कैंडिडेट होता है उसके वोट को जो आगे के कैंडिडेट होते हैं उनमें बांट दिया जाता है, फिर दूसरे चक्र की मतगणना होती है। तो वही लिखी ये चीज़। तो केवल बीबी गिरी के निर्वाचन में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। आदिवासी में फिर देखो अगला, केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो क्या हुआ था, 1 बार चुनाव में हार गए थे और फिर बाद में क्या हुए थे, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। एपीजे अब्दुल कलाम भी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका नाम याद रखना आप, ठीक है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो पहली आदिवासी महिला, ठीक है ना, आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं देश की। साथ ही साथ वो पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है भारत में। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं हम राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है क्या, समझ रहे आप, मतलब राष्ट्रपति की एक्चुअल वैल्यू है क्या संवैधानिक स्थिति। तो देखो, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति केवल एक संवैधानिक राज प्रमुख है। ठीक है, केवल संवैधानिक राज प्रमुख है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां देने के बावजूद वह इनका उपयोग पीएम और मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। ठीक है ना, संविधान ने क्या किया, राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां दी हैं, लेकिन वह इनका उपयोग किसके माध्यम से करता है, वो वह इनका उपयोग पीएम और मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। ठीक है, फिर देखो नीचे डॉक्टर अम्बेडकर का एक कथन लिखा हुआ है, उसको देख लेना अच्छे तरीके से, पढ़ाता हूँ मैं आपको। राष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर का कथन, ठीक है, पढ़ें तो देखो, राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है, मुखिया है। राष्ट्रपति क्या है, राज्य का मुखिया है, पर कार्यपालिका का नहीं है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का शासन नहीं चलाता। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये बोला है कि राष्ट्रपति क्या है, राज्य का मुखिया, संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख है, लेकिन वह कार्यपालिका का नहीं है। कार्यपालिका कौन है, प्रधानमंत्री। एक्चुअल शक्ति किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति जो है वो देश का, भारत देश का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का शासन नहीं चलाता। राष्ट्र का शासन कौन चलाता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो ये बोला है डॉक्टर अम्बेडकर ने। फिर देखो, यद्यपि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है किंतु वह उन्हें निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर सकता है। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, लेकिन वो क्या कर सकता है कि उनका जो निर्णय है मंत्रिपरिषद का, उस पर क्या कर सकता है, पुनर्विचार की मांग कर सकता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ठीक है, याद रखना, ऐसे ही पूछ लेते क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या कर सकता है, राष्ट्रपति जो निर्णय है केंद्र सरकार का उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। हालांकि पुनर्विचार उपरांत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य हो जाता है। इसी कारण उसको क्या बोलते हैं, रबर स्टैम्प बोलते हैं। रबर स्टैम्प की संज्ञा दी जाती है किसको, राष्ट्रपति को। रबर स्टैम्प क्यों बोलते हैं, कि राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है, बस एक बार पुनर्विचार के लिए आप भेज देता है राष्ट्रपति, और यदि जो क्या कहते सरकार है वो वापस भेज देती है, चाहे उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन के, कुछ भी ना परिवर्तन करे और भेज दे वापस। ठीक है ना, तो उसको मानना पड़ेगी बात, उसको सहमति देनी पड़ेगी। तो इसलिए उसको काय की संज्ञा दी जाती है, रबर स्टैम्प की संज्ञा दी जाती है राष्ट्रपति को। फिर देख लो, यद्यपि राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेकीय स्वतंत्रता नहीं है। ठीक ना, कोई संवैधानिक विवेकीय स्वतंत्रता राष्ट्रपति के पास नहीं है। राष्ट्रपति को काम करना है टोटली प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, परंतु उसके पास कुछ परिस्थितिकीय विवेकीय स्वतंत्रता है, समझ रहे, कुछ परिस्थिति विशेष में वो क्या कर सकता है, अपने विवेक का यूज कर सकता है। राष्ट्रपति, ठीक ना, राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में अपनी विवेकीय स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। समझ आप, मेंस में एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति की 100 विवेकीय शक्तियाँ लिखिए, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ। समझ आप, पहली लाइन में क्या लिखा है कि संवैधानिक विवेकीय स्वतंत्रता नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है राष्ट्रपति की जिसका प्रयोग वो खुद से कर ले। ठीक है, वो यहाँ तक कि क्षमादान भी देता है। राष्ट्रपति जब क्षमादान देते हैं किसी को तो वो भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। लेकिन कुछ परिस्थिति विशेष ऐसी आती हैं राष्ट्रपति के सामने कई बार जिसमें वह क्या कर सकता है, अपने विवेक का यूज कर सकता है। अब उन परिस्थितियों को हम पढ़ेंगे। देखो वो परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं। जब किसी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो अथवा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तथा उसका कोई उत्तराधिकारी ना हो तो वह क्या कर सकता है, पीएम की नियुक्ति कर सकता है। समझ रहा बात को, जब किसी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो अथवा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तथा उसका कोई उत्तराधिकारी ना हो तो वह पीएम की नियुक्ति कर सकता है। तो लोकसभा में जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, ठीक है ना, तो अपने विवेक के अनुसार वो क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। जिस दल का उसको लगेगा कि ज़्यादा समर्थन है या जिस दल के पास में ज़्यादा आंकड़े हैं उनका क्या कर सकता है, उनको प्रधानमंत्री घोषित कर सकता है। समझ रहे आप। फिर देखो अगला, वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है यदि सत्तारूढ़ मंत्रिपरिषद के विरुद्ध सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। मान लो अविश्वास प्रस्ताव आता है, ये सब प्रस्ताव हम पढ़ेंगे जब संसद को हम पढ़ेंगे तो हम सारे प्रस्तावों को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ठीक है ना। तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है मान लो और वो पारित हो जाता है,
तो सरकार गिर जाती। आ रही बात समझ में? तो सरकार गिर जाती है। और जब ऐसा अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो राष्ट्रपति के पास यह विवेक की स्वतंत्रता है कि वह क्या करे, मंत्रिमंडल को क्या करते, विघटित कर दे। ठीक है, फिर देखो अगला, वह लोकसभा को विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया है। यदि मंत्रिमंडल के पास बहुमत ही नहीं बचा लोकसभा में, ठीक है ना, फ्लोर टेस्ट हुआ और उनके पास बहुमत ही नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, लोकसभा को क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है। तो ये सब उसकी कुछ 100 विवेक की शक्ति हो गई। ठीक है, कहने के लिए हैं ये। फिर देखो राष्ट्रपति एवं संविधान संशोधन, राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से संवैधानिक संशोधन हुए उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लो। तो देखो 42 में अभी जितने भी हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जिक्र हो चुका है। फिर भी मैंने अलग से हेडिंग बना के आपको दे दी कि आप फिर भी आपको ये चीज़ मिल जाए, फिर भी आप समझो इस चीज़ को, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने हेतु बाध्य किया गया है। ठीक है ना, तो 42वां संवैधानिक संशोधन जो 1976 उसके द्वारा क्या किया गया, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। फिर देखो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा 2 परिवर्तन हुए। ठीक है, तो इसके द्वारा कौन से परिवर्तन हुए, देखो उनको देखो। मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु राष्ट्रपति वापस भेज सकता है, किंतु पुनर्विचार उपरांत राष्ट्रपति को सलाह मानने हेतु बाध्य होगा। ठीक है ना, तो पहला क्या था, 42वें में क्या था कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने हेतु बाध्य किया गया। 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया 1978 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया कि मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, किंतु यदि मंत्रिमंडल वापस उसके पास में भेजता है पुनर्विचार के बाद में विधेयक को, तो उसको सहमति देनी पड़ेगी, मतलब उसको सलाह माननी पड़ेगी मंत्रिपरिषद की। फिर देखो राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित शिकायत पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। ठीक है ना, जो आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, समझ आप, आर्टिकल 352 जो है वह तभी लागू होगा या तभी राष्ट्रपति लगाएगा जब क्या हो, लिखित शिकायत प्राप्त हो मंत्रिमंडल की। आ रही बात समझ में, तभी वो लगाएगा। तो ये उपबंध भी किसके द्वारा किया गया है, ये उपबंध भी, ये पूरा उपबंध जो है ये उपबंध भी किया गया है इसी के द्वारा, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ख़त्म हो रहे हैं राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति को हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है ना, राष्ट्रपति के सारे कार्य पढ़ लिए, सारी शक्तियाँ पढ़ ली, वीटो पावर पढ़ लिया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति पढ़ ली, सब पढ़ लिया हमने, नियुक्ति पढ़ ली, निर्वाचक मंडल पढ़ लिया, सब जगह से क्वेश्चन आते, शपथ पढ़ लिया, कार्यकाल पढ़ ली, वेतन पढ़ ली। ठीक है ना, संवैधानिक स्थिति देख ली उसकी, तो ये सब चीज़ें हमने क्या उसके बारे में पढ़ ली। अब हम चालू कर रहे हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो आज ही हमें उपराष्ट्रपति को चालू करना है। तो देखो उपराष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। ठीक है ना, तो उपराष्ट्रपति का जो उपबंध है वो कौन सा है, आर्टिकल 63 है। तो ऐसे आर्टिकल को याद रखना है आपको, केवल आपको देखने के लिए नहीं यहाँ लिखे हैं मैंने, आपको याद रखने हैं इन चीज़ों को, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से कि उपराष्ट्रपति का उपबंध किस आर्टिकल के तहत किया गया, तो आर्टिकल 63 के तहत उपराष्ट्रपति का उपबंध किया गया। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद क्या है, दूसरा सर्वोच्च पद है देश का, समझ आप बात को, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति ही होते हैं। फिर देखो अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मान्यता दी गई है। यह अमेरिकी प्रथा क्या है, अनुसरण है। आर्य भाषा में संसद जो होती है पार्लियामेंट, ठीक है ना, पार्लियामेंट मतलब संसद, उसके क्या होते हैं, 2 सदन होते हैं। एक होती है लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, स्पीकर इसको बोलते हैं। एक होती है राज्यसभा, तो राज्यसभा अध्यक्ष जो होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वही होता है उपराष्ट्रपति। आरी भाषा में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वही चीज़ें लिखी हुई। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मान्यता दी गई। यह अमेरिकी प्रथा क्या है, अनुसरण है। ठीक है, आगे पढ़े हम। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। समझ आप, मतलब कि उपराष्ट्रपति जो है वो क्या है, वो चुनकर, ऐसे चुनकर नहीं आ रहा जैसे राज्यसभा के सदस्य चुनकर आते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या है, निर्वाचित सदस्य नहीं है। समझ आप, या वह सदस्य ही नहीं है। ठीक है ना, वो उपराष्ट्रपति है और उसके तहत वो क्या है, पदेन सभापति है राज्यसभा का। ठीक है,
तो जब मान लो किसी विधेयक पर वोटिंग हो रही है, 80 लोग हैं राज्यसभा में, ठीक है, 80 लोग राज्यसभा में हैं, वोटिंग हो रही है, तो 40-40 बराबर वोट बढ़ गए, ठीक है ना, 40 ने पक्ष में वोट दे दिए, 40 ने विपक्ष में वोट दे दिए। फिर क्या होगा, जो आपका सभापति है, मतलब जो आपके राज्यसभा के सभापति हैं, वो कौन है, उपराष्ट्रपति। तो वो अपना निर्णायक वोट तब डाल सकते हैं जब बराबर बराबर वोट हो जाए, समझ आप। तो वो किसी भी तरफ यदि अपना वोट दे देंगे तो वो उस पक्ष में फैसला चलाएगा, समझ रहे आप बात। तो देखो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का क्या है, अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति को क्या है, मतदान का अधिकार नहीं है, वो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। आगे भाषा में फिर देखो, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए, ठीक है। तो अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति पद लिया गया है, याद रखना आप चीज़, ठीक है, सोर्स में भी मैंने आपको पढ़ा था। साथ ही साथ ये भी याद रखना कि आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति, सब याद रखना है आपको, ये आर्टिकल 63 भी याद रखना है। आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मान्यता दी गई है, समझ आप। मतलब कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के क्या है, पदेन सभापति हैं। यह क्या है, अमेरिकी प्रथा क्या है, अनुसरण है। आगे भाषा में तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर हम देखते हैं आगे, योग्यता देख लो, उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्य तभी होगा जब वह क्या हो, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होना जरूरी है उपराष्ट्रपति बनने के लिए। उसकी आयु कितनी हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। फिर राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, कौन, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो भी व्यक्ति बनना चाहता है उसकी योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, साथ ही राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के क्या हो, योग्य हो। याद रखना जी, राष्ट्रपति के लिए यही शर्त हो जाती है लोकसभा का सदस्य होना, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए यही शर्त हो जाती है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, और जबकि उपराष्ट्रपति के लिए क्या है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के क्या हो, योग्य हो। फिर देखो, अगली शर्त जो है, योग्यता जो है अगली, वो है निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। लाभ का पद मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो निर्वाचन के समय किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना होना चाहिए उपराष्ट्रपति, जो भी व्यक्ति निर्वाचित होना चाहता है। वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया गया, समझ आप। तो क्या है कि वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन, मतलब कोई भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का क्या होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि मान लो वो सदस्य है भी और उसने क्या कर लिया, पद ग्रहण कर लिया उपराष्ट्रपति का, तो क्या होगा, उसके पद ग्रहण से जो उसका जिस भी मंडल का या जिस भी सदन का वो सदस्य था, वह पद क्या हो लिया गया, रिक्त मान लिया जाएगा। आगे बात है, तो ये चीज़ें लिखी हुई है, समझ बात। फिर देखो आगे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 66(1) में है, ठीक ना। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल किस आर्टिकल में, आर्टिकल 66(1) में है, ठीक है। तो देखो, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। तो जो प्रोसेस हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अपनाई थी वही प्रोसेस है, ठीक ना। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, ठीक है ना। तो वही ये जो पूरी प्रोसेस है वही प्रोसेस है राष्ट्रपति वाली। बस इसके निर्वाचक मंडल में क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं केवल, समझ आप। केवल लोकसभा प्लस राज्यसभा, मतलब संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये था कि उसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते थे, किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे। और कौन से सदस्य शामिल होंगे, निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होंगे इसमें, समझ रहे, निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होंगे बारी भाषा में, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा नहीं होता, केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और साथ ही साथ राज्यों की विधानसभा के भी शामिल होते हैं।
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य, मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो देखो नोट वही लिखा है, तो पढ़ो। संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण या निर्वाचक मंडल में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के महासचिव को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। समझ रहे आप बात को? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, लेकिन ये परंपरागत है, मतलब ये आते ही है ऐसे क्वेश्चन कि संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होते हैं। समझ रहे आप बात को? निर्वाचक मंडल का मतलब है उपराष्ट्रपति के, कि उपराष्ट्रपति को कौन लोग चुन रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति को जो चुनने वाले लोग हैं वो लोकसभा और प्लस राज्यसभा के हैं केवल, और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। साथ ही साथ जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें जो राज्यसभा का महासचिव जो होता है ना, राज्यसभा का महासचिव, ठीक है ना, उसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट फैक्ट की मैं बता रहा था आपको, ये पूछ लिया जाएगा आपको। फिर देखो शपथ। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है ना, तो उपराष्ट्रपति जब अपना पद धारण करता है तो उसके पूर्व क्या करनी पड़ती है, उसको शपथ लेनी पड़ती है। किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष उसको क्या करनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, फिर देखो उपराष्ट्रपति की पद अवधि। तो उपराष्ट्रपति की पद अवधि कितनी है, तो देखो अनुच्छेद 67। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति क्या है, पदावधि। तो देखो उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित, ठीक है ना, अपना पद त्याग सकता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी वो क्या कर सकता है, अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसको दे सकता है त्यागपत्र? राष्ट्रपति को दे सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 67 का के तहत, याद रखना ये बात। फिर देखो अगला, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। अनुच्छेद 67 का। समझ रहे आप बात को? त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। किस अनुच्छेद के तहत लिखा है ये सब? 67 का के तहत। और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प लाया जा सकता है। ठीक ना, केवल सब मतलब शुरुआत उसकी राज्यसभा से होगी। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प पारित करना है तो उसको राज्यसभा में लाना पड़ेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 67 खा के तहत। लेकिन वो संकल्प लाने के पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व क्या करना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। समझ आप बात को? लोकसभा में भी पारित कराना है उसको। ठीक है, फिर देखो उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं करता। अनुच्छेद 67 का है ये सारे अनुच्छेद याद रखना। 67 खा में क्या है, संकल्प है। ठीक है ना, 67 खा में देखो ये 67 खा लिखा ना, ये राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा उसको पद हटा सकते हैं। तो राज्यसभा के संकल्प द्वारा, महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा उपराष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग हो रहा। ठीक है ना, तो उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प जो है वो राज्यसभा में ही लाया जा सकता है और राज्यसभा के संकल्प से उसको हटाएंगे। ठीक है ना, फिर 67 का में क्या था, उसका त्यागपत्र था, वो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। 67 गाँव में क्या लिखा है, 67 गाँव में ये लिखा है कि वह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। 67 गाँव में ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आगे देखो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित व्यवहारों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। आगे बात में यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ या चुनाव हुआ, उसमें कोई विवाद है तो उसकी जो निपटारा है वो भी कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। और यदि निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है, मान लो उच्चतम न्यायालय कहता है कि निर्वाचन जो है या चुनाव है गलत तरीके से हुआ है, गलत तरीके से कोई उपराष्ट्रपति बन गया, तो उपराष्ट्रपति ने जब तक जो कार्य कर लिए थे, ठीक है ना, चुनाव हो गया, चुनाव के बाद वो उपराष्ट्रपति बन गए, वो कार्य करने लगे, इस बीच सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको अवैध घोषित कर दिया उसके निर्वाचन को, तब वो जो कार्य कर रहे थे उसको अवैध नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, पद को माना जाएगा, केवल दोबारा चुनाव होंगे लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे उपराष्ट्रपति के द्वारा। फिर देखो राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति का जब पद खाली रहता है तो क्या होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से क्या है, कार्य करता है। अनुच्छेद 65 में लिखा है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है,
उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है, ठीक है ना। तो उपराष्ट्रपति जब कार्य करते हैं राष्ट्रपति के रूप में तो किस अनुच्छेद के तहत कर रहे हैं, मतलब अनुच्छेद 65 में लिखा है ये सब, ठीक है। दूसरा, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उनकी कार्य करने की अवधि होती है 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर देखो, इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ, उपलब्धियाँ, भत्तों और विशेष अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। समझ बात को आप। तो जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। ये किस अनुच्छेद में लिखा है, ये अनुच्छेद 65 में लिखा है। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति को चुनाव कर लेना अनिवार्य होता है। मतलब राष्ट्रपति का पद खाली हो, उपराष्ट्रपति ने पद ग्रहण कर लिया तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकता है। उसके पहले पहले क्या करना चाहिए, चुनाव कर लेना चाहिए। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो सारी राष्ट्रपति की शक्तियाँ, उसके वेतन भत्ते, उपलब्धियाँ सब उसको प्राप्त होते हैं, ठीक ना, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। फिर देखो नोट, जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा। समझ रहे बात को। जिस किसी काल अवधि में, मतलब किसी कालक्रम में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन भत्ते का हकदार नहीं हुआ। समझ आप। तो उपराष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, लेकिन जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उनको ये लिखा हुआ है इसमें कि जो राज्यसभा के सभापति के जो वेतन या भत्ते थे उसके हकदार नहीं रहेंगे वो, यदि वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है। समझ बात को, ये चीज़ लिखी है। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हो तो उसे महाभियोग लगाकर संसद द्वारा हटाया जा सकता है। समझ आप। जब उपराष्ट्रपति जो हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उनको क्या किया जा सकता है, महाभियोग लगाकर संसद से हटाया जा सकता है। आ रही बात में। जब वो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उनको राज्यसभा के संकल्प द्वारा हटाया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति की पोस्ट पे है, राष्ट्रपति का पद खाली है किसी कारण से और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की पोस्ट पर है, तब यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है पद से तो फिर महाभियोग लाना पड़ेगा, क्योंकि उनको राष्ट्रपति ही समझाएगा लगभग। आगे बात में ये चीज़ लिखी थी। फिर देख लो उपराष्ट्रपति के कार्य। तो देखो उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है, ठीक है। तो देख लो, तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, ठीक है ना, जब वो राज्यसभा में बैठते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं तो उपराष्ट्रपति क्या कार्य करते हैं। तो देखो उनका पहला कार्य क्या है। उनका पहला कार्य है राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करना, ठीक है ना। राज्यसभा में जो भी कार्रवाई चल रही, जो भी सत्र चल रही, उसकी क्या करते हैं, वो अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा में अनुशासन कायम रखना, ठीक है ना। राज्यसभा में कोई बहस हो रही है, हल्ला हो रहा है तो वो क्या करते हैं, अनुशासन कायम रखते हैं। कौन, उपराष्ट्रपति। अमर्यादित आचरण के लिए वह राज्यसभा के किसी सदस्य को सदन से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उपराष्ट्रपति ये कर सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति के हम कार्य देख रहे हैं, ठीक है ना। तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में हम उपराष्ट्रपति के क्या कर रहे हैं, कार्यों को देख रहे हैं। आगे बात है में, तो वही चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उपराष्ट्रपति को क्या है, सामान्य मत देने का अधिकार नहीं है। यदि कोई विधेयक आ रहा तो सामान्य मत नहीं दे सकते, परंतु यदि मत बराबर हैं तो वो निर्णायक मत दे सकते हैं। आगे बात है में। फिर देखो अगला, जब किसी विधेयक को राज्यसभा पास कर देती है तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में वह सभी कार्य करेगा जो एक अध्यक्ष के लिए निर्धारित हैं। समझ आप। तो अध्यक्ष जो होते हैं, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष जो कार्य करता है वही कार्य करते हैं कौन, उपराष्ट्रपति, जब वह सभापति के रूप में बैठते हैं राज्यसभा में। तो ये चीज़ लिखी है। फिर देखो राष्ट्रपति के कार्य कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो देखो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अभी हमने देख लिया, उपराष्ट्रपति के कार्य देखो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। अभी हमने देख लिया काय के रूप में, पदेन सभापति के रूप में राज्यसभा के। अब जब वो राष्ट्रपति के रूप में बैठते हैं, मतलब जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उनका पद संभाल लेते हैं, तब उनके क्या कार्य हैं। तो देखो, राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। समझ रहे आप। तो राष्ट्रपति की यदि आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, पद त्याग कर देते हैं राष्ट्रपति, या उनको हटाए जाने की स्थिति में क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति उनका पद ग्रहण कर लेते हैं और तब तक कार्य करते हैं जब तक कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति का कार्य देख रहे हैं, ठीक है ना। काय के रूप में देख रहे हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। फिर देखो,
जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारियों या अन्य किसी कारण से अपने कार्य को करने में असमर्थ हों, तब उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन तब तक करेगा जब तक राष्ट्रपति अपने कार्यों को फिर से नहीं संभाल लेता। समझ रहा? एक कंडीशन तो क्या है, एक कंडीशन कौन सी है कि जब राष्ट्रपति का पद त्याग हो जाए या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, मतलब राष्ट्रपति का पद टोटली खाली हो जाए, तो उपराष्ट्रपति उनका क्या होता है, पदभार ग्रहण कर लेता है राष्ट्रपति का। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब राष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थित हैं, किसी बीमारी के कारण, किसी कारणवश अपने कार्य को नहीं कर पा रहे, तब भी जो उपराष्ट्रपति है वो उनके कार्यों का क्या कर सकते हैं, निर्वहन कर सकते हैं। आ गई बात में। फिर हम देखते हैं कुछ नोट, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, कुछ नोट लिखे हुए हैं। तो देखो, उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होते हैं। समझ आप, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ते नहीं प्राप्त होते, उनको वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में। दूसरा, जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उनको वेतन भत्ते राष्ट्रपति के समान प्राप्त होते हैं, और जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उनको फिर राष्ट्रपति जैसी प्रक्रिया के द्वारा उसको हटाया जा सकता है, मतलब महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। ठीक है। फिर देखो, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति को प्राप्त सभी अधिकार, सुविधा और वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये कई बार मैं बता चुका हूँ आपको। फिर देखो लास्ट वाला, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट में होंगे, ठीक है ना, सुनेंगे, और उसका निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोई विवाद है तो उसका निर्णय कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। आगे वैसे में तो ये यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं आपके क्या, उपराष्ट्रपति। ठीक है ना, तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। दो टॉपिक संघीय कार्यपालिका की राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हमने पढ़ लिया। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसको, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में हम पढ़ेंगे, कितने प्रकार की, क्या मंत्रिपरिषद क्या होती है, प्रधानमंत्री की कैसी नियुक्ति होती है, ठीक है ना, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर का यही अंत करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।